मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अपोजिशन को ख़त्म करने की नाकाम साजिश के जरिए मुल्क से जमहूरियत के खात्मे का मंसूबा बनाया है ताकि उनकी हुकूमत कॉरपोरेट हाथों में रहे और मुल्क के वसाइल और दौलत को मुल्क के बाहर मुंतकिल किया जाए। कांग्रेस पार्टी मरकज व रियासत की दोनों हुकूमतों को इन नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की सहाफ़ा से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कांग्रेस MP व कारगुजार सदर TPCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि GHMC इंतखाबात में कामयाबी के जरिए कांग्रेस शहर हैदराबाद को नया रूप देगी। सदर फेडरेशन वर्किंग प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया MA माजिद ने सदारत की। हबीब अल जिलानी कन्वीनर TUWJ ने फेडरेशन की 4 साला कारकर्दगी पेश की और खैर मकदम किया, जबकि सैयद गौस मुहिउद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया। मुझे मौका दिए बहुत धन्यवाद। पत्रकार मित्रों, अभी जो मीट द प्रेस चल रहा है तेलंगाना के लिए और खासकर हैदराबाद के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यहाँ के जनता को आप लोग एक दशा दिशा देने का वक्त है। ये हैदराबाद शहर को एक इतिहास है। ये इतिहास को कोई मिटा सकते, कोई तोड़ सकते, मगर लोग कोशिश कर रहे हैं। इसके नतीजे हिंदू मुसलमानों के बीच में जो जहर फैला के आने वाले चुनाव में फायदा के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं याद दिलाना चाहता हूं अपना हैदराबाद इतिहास को। 400 साल पहले से लेकर 2014 तक ये हैदराबाद शहर और हैदराबाद स्टेट, खासकर कुली कुतुब शाही से लेकर कांग्रेस सरकार तक, जब कुली कुतुब शाही ने ये अपना तेलंगाना को चलाया, तब 4 मीनार से लेकर हुसैन सागर तक उन्हें बनवाया था। यहाँ के लोग पानी के लिए, बिजली के लिए, रहने के लिए, कारोबार के लिए बहुत सोच के वो सरकार बहुत कुछ किया। कुली कुतुब शाही के बाद जो निजाम सरकार बनी, निजाम सरकार पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया। अगर एक प्रदेश को, एक राज्य को चलाना है तो कितना नियत से, कितना समझदार से चलाने का पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया निजाम सरकार ने। निजाम सरकार ने हुकूमत चलाए नहीं, सबको साथ लेकर चलाए। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब लोगों के लिए एक सरकार नया नया तरीका सोचकर सबके लिए, सबके साथ सबका विकास, आज जो लोग बोल रहा है 150 साल पहले निजाम सरकार ने करके दिखाया था, मगर स्लोगन तो अभी आया। निजाम सरकार को यह पता नहीं तो काम बगैर काम ऐसा पब्लिसिटी कैसे कर सकते, उनको पता नहीं था। अभी जो मोदी, अमित शाह गोदल्स के बड़े भाई छोटे भाई है, उनको पता नहीं था ऐसे लोग फिर आने वाले दिनों में आ सकते हैं बोल के। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो अब तेलंगाना सरकार चल रही,
जो तेलंगाना सरकार के लिए कुछ पैसे मिल रहा, वो निजाम सरकार की मेहनत है। निजाम सरकार ने 100 साल पहले गंडीपेट से लेकर हिमायत सागर तक ओल्ड सिटी एरिया में जो आज कारोबार चल रहा है, वो गुलजार हाउस हो, मोजंजा मार्केट भी हो, पत्थरगट्टी भी हो, कबूतर खाना भी हो, चुड़ी बाजार भी हो, मेहंदी बाजार भी हो, जो कुछ भी है, आज के सरकार बोल रहे हैं हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाए, इन्वेस्टमेंट ला रहे, हम इन्वेस्टर्स को बाहर से बुलवा रहे। मैं ये सरकारों को ऐसे नया नवाबों को याद दिलाना चाहता हूं। 150 साल पहले हमारे निजाम सरकार ने ये सब कुछ करके दिखाया। आज राजस्थानी, गुजराती, मराठी, मलयाली और राजस्थानी जितने भी लोग हैदराबाद में जो चार मीनार के 4 किलोमीटर के आसपास में हर जगह के, अफगानिस्तान से लेकर हर जगह के उस्तादों को, व्यापारियों को, हर चीज को ये हैदराबाद में बुलवाकर ये गुलदस्ता को एक अच्छा नमूना बनाया। मगर वो अच्छे नमूने को तोड़ देके जहर पहला के चुनाव में फायदा के लिए कुछ राजनीति में ये जो पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रहा है, इसके बारे में आज चर्चा चलना है। जो तेलंगाना जनता सब लोग आवाज देना, अभी क्या चल रहा है इसके बारे में चर्चा होना। मैं ये पूछना चाहता हूं, निजाम सरकार के बाद जो कांग्रेस सरकार बनी, मैं फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं, जो हैदराबाद में, जो तेलंगाना में जो सरकार को जो टैक्सेस मिल रहा है, उसमें से 70% फ्रॉम हैदराबाद सिटी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड, हाईटेक सिटी, मेट्रो रेल, पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर, हैदराबाद में जितने भी फ्लाईओवर्स है, रोड वाइडनिंग, जुबली बस स्टेशन और पीवी नरसिम्हा फ्लाईओवर, हैदराबाद में जितने भी आईटी कंपनीज, विप्रो, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर पूरा दुनिया से जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, जितने भी कंपनीज है, ये हैदराबाद शहर को ले आए सो वाले कांग्रेस पार्टी है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था, मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी ले आकर पूरा हिंदुस्तान तरक्की के लिए बहुत कुछ किए 10 साल में। और खासकर मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, ये गरीबी दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी सोचकर सचार कमेटी ने डाला। 2004 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मुसलमानों को खासकर गरीबी से दूर करने के लिए हम लोग बहुत कुछ सोच के सचार कमेटी ने डाला। जो सचार कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए, वो रिकमेंडेशंस के हिसाब से हम लोग माइनॉरिटी तरक्की के लिए बहुत कुछ कोशिश किया। माइनॉरिटी कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड, नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हमने बनाया। जो आज मुसलमान नौजवानों जो रिजर्वेशन मिल रहा है, इन लोगों को गरीबी दूर करने के लिए पढ़ाई लिखने में, नौकरी में 4% रिजर्वेशन हमने दिया। ये हमारा हक है। गुलाम नबी आजाद से लेकर मोहम्मद अली शरीफ तक, डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी लेकर माइनॉरिटी के लिए, उन लोगों के तरक्की के लिए हम लोग कोशिश किए, हम लोग काम किए। हमारा हक है माइनॉरिटी को वोट पूछने का भी, हमारा साथी है माइनॉरिटीज। सब लोगों को, मेजॉरिटी माइनॉरिटीज को साथ में लेकर हम लोग चलाए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति तक हम माइनॉरिटीज को मौका दिए। हर जगह में कांग्रेस पार्टी, पीसीसी प्रेसिडेंट से लेकर
भारत राष्ट्रपति तक हम लोग सिख माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी लोगों के लिए हम लोग ने मौका दिया। ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने किया था। मगर आजकल नया दौर शुरू हो गया। ये सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए नया नया लोग नया नया तरीका से आज हैदराबाद शहर पे हमला कर रहे हैं। ये हमला को खासकर मैं मुसलमान भाई बहनों से मेरा गुजारिश एक ही है, आपके आवाज समझकर जो एमआईएम पार्टी को अब मदद देते जा रहे हैं, मैं इस मंच पर मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं मेरा अच्छा दोस्त असद भाई को, आप किसको मदद दे रहे हैं? आपसे मदद ये सवाल है, किसके गोद में बैठा हुआ है? कभी दिल्ली जाने का रोल टू देखो, हैदराबाद टू दिल्ली वया नागपुर बोल के वहां लिख के रहता है एपी एक्सप्रेस के ऊपर। वैसा ही एमआईएम टू बीजेपी वया टीआरएस, मतलब जो एमआईएम जो मुसलमान के वोटों पुराना शहर में खुद ले रहा है, नया शहर में या तेलंगाना प्रदेश में ये मुसलमान वोटों को पूरा जमा करके केसीआर साहब को दे रहा है। ये पूरा ले लेकर केसीआर साहब ने दिल्ली जाकर मोदी को भेज दे रहा है। आप लोग सोचो, हर चुनाव में 2014, 2018, 2019, आज के तारीख 2020 में हमेशा एमआईएम हैदराबाद तेलंगाना प्रदेश में कुछ सीटों में उन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, बाकी के सीटों में टीआरएस को ये लोग मदद दे रहे हैं। टीआरएस को मदद देने जो एमआईएम दे रहा है, मैं उनका मर्जी है, उनका राजनीति है, उनके पार्टी का जो भी पॉलिसी होगा उनका मर्जी है। मगर वही असद साहब ने ये कह रहा है कि अरे हैदराबाद को भारतीय जनता पार्टी वाले आकर हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई रखकर ये जो हैदराबाद शहर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा बोल के बहुत ऊंची आवाज से बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आज हैदराबाद को बीजेपी आने का कौन कारण है? अब हर वक्त में मुसलमान वोटों को आप उन लोगों को डायरेक्शन देकर बीजेपी को दिए। बीजेपी को 2014 में 12 सीट मिले और टीडीपी दूसरे पार्टी कांग्रेस को मिले 100 सीटों का भी उन्होंने शामिल कर लिए। पूरा 15 एमपीज को ले जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जीएसटी, नोटबंदी, ट्रिपल तलाक, एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, 370 आर्टिकल, अयोध्या मामले में हर वक्त हर पल केसीआर साहब ने टीआरएस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को मदद दी है। जब जब राज्यसभा में हम लोग रोकने के लिए कोशिश किए, ये जो सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी कोशिश किया था, हर पल में टीआरएस पार्टी कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को मदद दी है। मोदी जी के गोद में बैठे। आज केसीआर को जो पार्लियामेंट सीटों में ताकत है, वो ताकत किसने दिया? आज हम लोग चेरला पार्लियामेंट में हार गया था। अब बूथ वाइज पोलिंग परसेंटेज देखो, जो शेरलिंगमपल्ली, राजेंद्र नगर और महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां जहां माइनॉरिटी वोटर्स मेजॉरिटी है, हर बूथ में असद साहब बैठकर टीआरएस पार्टी को वोट दिलवाया। आज कांग्रेस जीतने का जो जहेराबाद और चेरला पार्लियामेंट सीट, ये 2 सीट एमआईएम की वजह से हम लोग हार गए।
जहां पर मुसलमान लोग ज्यादा है वहां बूथों में अब पोलिंग परसेंटेज देखो, ये वोट किसके लिए दिए, किसने कहने की वजह से माइनॉरिटी लोग टीआरएस पार्टी को वोट दिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये सवाल करना चाहता हूं एमआईएम पार्टी सदर साहब से, आपके कहने की वजह से आज मुसलमान लोग टीआरएस पार्टी को बार बार वोट दिए। आपके वोटों से जीते सो टीआरएस पार्लियामेंट मेंबर्स दिल्ली में नरेंद्र मोदी को मदद दे रहा है, हाथ उठा रहा है। पार्लियामेंट में कभी भी कोई बिल आए तो राज्यसभा लोकसभा में आपका पार्टी आपके मदद से टीआरएस जाकर बीजेपी को मदद दे रहा है। जब एनआरसी आया, जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया, जब 370 बिल आया था, हम लोग रोकने के लिए सेलेक्ट कमेटी को भिजाने के लिए हम लोग लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने लड़ा। कब टीआरएस वाले मोदी साहब को मदद दिए। इनके नतीजा क्या है, इसका वजह क्या है? इतने संगठन देखने के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, 370, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हर वक्त टीआरएस पार्टी नरेंद्र मोदी को मदद दी है। फिर भी आज म्युनिसिपल इलेक्शन में, जीएचएमसी इलेक्शन, लोकल बॉडी में भी आज एमआईएम पार्टी सीधा सीधा टीआरएस को मदद देने के लिए कोशिश कर रहा है। और टीआरएस पार्टी 207 साल से कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, दफन करने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया, मगर वो नाकामयाब है। फिर भी ये जो तेलंगाना प्रदेश में जो आज वैक्यूम है, जो भारतीय जनता पार्टी आज हैदराबाद का है, किसके वजह से आया? मैं यही पूछना चाहता हूं हमारे असद भाई से, हमारा सबिता इंदिरा रेड्डी को, हमारे सुधीर रेड्डी को, हमारे जितने भी लोग, दानम नागेंद्र को, हर कांग्रेस पार्टी लीडर को नया ना बयाना टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिए। हर जगह में, आदिलाबाद से लेकर आलमपुर तक, हर कांग्रेस पार्टी लीडर को, नौजवानों को डरा के, धमका के, पुलिस थाने में बिठा के टीआरएस पार्टी में शामिल कर लिए। आज तेलंगाना प्रदेश में जब आम जनता के लिए काम, जो आवाज उठाने वाले नहीं दिखा, या राजनीति में कांग्रेस पार्टी को गायब कर दिए एमआईएम और टीआरएस दोनों मिलकर। इसके नतीजे आज भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद को आगे तेलंगाना प्रदेश में कदम रखा। जब कांग्रेस पार्टी को ये दोनों मिलकर कमजोर करने के लिए कोशिश किए, तब भारतीय जनता पार्टी को कुछ महसूस हुआ, चलो यहां पर हम लोग कांकर कर ले सकते, इसको कब्जा कर ले सकते। ये कब्जा करने के लिए उन लोगों का एक ही साजिश है, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाना। अहमदाबाद से लेकर हैदराबाद तक, हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक, भारतीय जनता पार्टी का पार्टी फार्मूला एक ही है, हिंदू मुसलमानों के बीच में जहर फैलाना, तोड़ना, तोड़ने का राजनीति भारतीय जनता पार्टी का राजनीति है। आज तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी इतने दौर, जब कोरोना आया कोई किसी ने पलट के नहीं देखा, जब बारिश आया पूरा हैदराबाद शहर पानी में डूब गए, तब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कम से कम इतना भी नहीं किए, अरे लोग जिंदा है या मर गए, डूब गए, कम से कम ये एक सर्वे भी नहीं करवाया था। केंद्र सरकार से कोई कमेटी भी यहां पर आके आम जनता को नहीं मिले। मगर आज के तारीख में बार बार भारतीय जनता पार्टी वाले हैदराबाद को आ रहे,
हैदराबाद आने से कोई इतराज नहीं है हम लोगों को, मगर बार बार क्यों भाग्यलक्ष्मी मंदिर करने जा रहे हैं? परसों बंडी संजय जब भाग्यलक्ष्मी मंदिर करने गया, जुम्मे के दिन 1 बजे को गया, जुम्मे के दिन 1 बजे मक्का मस्जिद जिसने कुली कुतुब शाही में बनवाया था 400 साल पहले, मुसलमानों के लिए एक पवित्र जगह है। जिस दिन जुम्मे के दिन मुसलमान लोग नमाज के लिए वहां पर शामिल होते, वही टाइम पे बंडी संजय को केसीआर साहब ने वो भाग्यलक्ष्मी मंदिर जाने के लिए मौका दिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं केसीआर से नहीं पूछना चाहता हूं, इसका मतलब मैं असद साहब से पूछना चाहता हूं। असद साहब, आप किसके दोस्ती कर रहा है? ये दोस्ती का नतीजा क्या है? ये नतीजे किसका जान लेने का है? किसको खत्म करने के लिए आज तेलंगाना राजनीति में ये सब जाल चल रहा है? बंडी संजय के बाद योगी आदित्यनाथ, उसके बाद अमित शाह जी, उसके बाद सूर्य तेजा, कहीं कहीं से कोने कोने से हिंदुस्तान कोने कोने से हैदराबाद को आ रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को मैं पूछना चाहता हूं, जिस दिन हमारे तेलंगाना की जनता, खासकर हैदराबाद के लोग जब कोरोना में मर रहे थे, आप पलट के नहीं देखा, जब पानी में डूब गया था कम से कम, अब पता भी नहीं करे, मगर आज के तारीख में वोटों के लिए भिखारी बनकर बार बार क्यों आ रहा है हैदराबाद को? क्या हक है आपको? वोट मांगने का हक है क्या? भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना प्रदेश से 7 साल में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनकर हमारा तेलंगाना प्रदेश को दिया क्या? यही है मेरा सवाल। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। मैं 7 साल से 1 रुपए भी अगर केंद्र सरकार ने नहीं दिए तो केसीआर साहब ने बार बार उनको क्यों मदद दे रहा है? दिल्ली में क्यों मदद दे रहा है? क्यों बार बार उन्होंने फेडरल फंड के बारे में केसीआर साहब ने कह रहा है? अगर आपको फेडरल फंड बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जो शामिल है वो रीजनल पार्टी को बुलवाओ आपके मीटिंग को। वो काम नहीं करता है। हमारे कांग्रेस के साथ में जो यूपीए में है, जो कांग्रेस को मदद दे रहा है, ममता जी या नहीं तो देवगौड़ा जी या नहीं तो डीएमके या नहीं तो हर किसी ने कांग्रेस साथ में जो है पार्लियामेंट में हमारे साथ जोड़कर जो लड़ रहा है, हमारे साथ कदम कदम मिला रहा है, उन लोगों को बुलाने के लिए कोशिश कर रहा है। क्यों नीतीश कुमार को आप नहीं बुलवाया था? क्यों भारतीय जनता पार्टी से जिसने मिलकर अपना दल को क्यों नहीं बुलवाया? मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करके जो यूपीए अलायंस है, यूपीए पार्टनर से उन लोगों को तोड़ने के लिए केसीआर साहब ने कोशिश कर रहा है। इनका पीछे कौन है? असद भाई का कारण, असद भाई के पीछे कौन है? केसीआर साहब के पीछे कौन है? ये आज तेलंगाना प्रदेश में खासकर मुसलमान भाइयों को ये लोग जवाब देना, इसका नतीजा क्या निकलने वाले आप लोग सोचो। आप पत्रकार है, एक एक पत्रकार को कम से कम 40, 30, 25, 20 साल तजुर्बे है। मरी चन्नारेड्डी से लेकर एनटी रामाराव से लेकर आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी साहब को देख के आज केसीआर को देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये हैदराबाद को बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? आज लोगों का भरोसा कांग्रेस पे तोड़ने के लिए बार बार असद और केसीआर साहब ने कोशिश कर रहा है। जिस दिन कांग्रेस के ऊपर भरोसा, उम्मीद निकल गई समझो तेलंगाना में, तब भारतीय जनता पार्टी यहां पर आ जाएगा। पूरा हिंदुस्तान में कभी मैदान किसी को साफ किसी को नहीं रहता है। जब किसान
उनके जगह में अगर साफ करके छोड़ दिए तो उन्होंने केयर नहीं किए तो ना कुछ पैदा होगा, ना कुछ आपके मनमानी से वो काम नहीं होता है। अगर मैदान साफ कर दे के छोड़ दिए तो कुछ ना कुछ उसमें से आ जाएगा। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को आप साफ कर दे के केसीआर साहब ये समझ रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को साफ करने के लिए कोशिश करा, मेरे बेटे के लिए रास्ता साफ है। अरे भाई ऐसा नहीं रहता। 78 से 83 तक मैं ये मिसाल याद दिलाना चाहता हूं। 78 कांग्रेस पार्टी जिस दिन सरकार बनवाया था, मरी चन्ना रेड्डी साहब को 170 सीट्स मिले। सेक्युलर ट्राइब अदर अपोजिशन में जनता पार्टी को ऑलमोस्ट 80 सीट्स, 120 सीट्स पूरा अपोजिशन में था। मगर 82 को आया था कांग्रेस पार्टी का 270 सीट्स हो गए। जब मैदान साफ किया बोल के समझे थे कांग्रेस पार्टी और मरी चन्ना रेड्डी साहब ने, मगर एनटी रामाराव ने निकला वहां से तेलुगुदेशम पार्टी के नाम से। उसके बाद नतीजा क्या निकला आप लोगों को मालूम है। आज के तारीख में भी मैं यही कहना चाहता हूं, केसीआर साहब को बहुत बार कहा था मैं, ये तोड़ फोड़ने का छोड़ दो। जनता आपको ये 2 बार मौका दिए, 1 बार में दोबारा भी मौका दिए। लोगों के लिए सोचो, तरक्की के लिए सोचो, जो शहीद हुए परिवारों के लिए सोचो, जो बेरोजगारी के लिए सोचो, जो निरुद्योगों के लिए सोचो, किसानों के लिए सोचो। मगर केसीआर साहब ने फार्म हाउस में बैठकर कुछ भी नहीं सोचे। सामने है सो पार्टियों को तोड़ दो, उसमें जो भी है उन लोगों को खरीदो। मगर आज के तारीख में केसीआर साहब धर कर घर में सो गए तो भी उनको नींद नहीं आ रहा। अगर उन लोगों आपस में लड़ लिए, मार लिए, कुछ हो गया, अपने को कोई परवाह नहीं है। हमारे दोनों आपस में लड़ लेके तेलंगाना प्रदेश को सत्यानाश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग। इसका कारण आज जो तेलंगाना में, जो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी का जो हमला हो रहा है, जो बार बार भाग्यलक्ष्मी टेम्पल को आ रहे, इसका कारण असद साहब ने टीआरएस को मदद दी, टीआरएस ने बीजेपी को मदद दी है, टीआरएस ने हमारे पार्टी को साफ करने के लिए जो कोशिश करा, मगर उन्होंने कामयाब नहीं हुआ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ महसूस हुआ तेलंगाना में हम लोग कुछ ले सकते, हिंदू मुसलमानों को लड़वाए तो हमको कुछ मिल सकते बोल के आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी समझ रहा है। इसीलिए जब कोरोना में नहीं है, जब बारिश में नहीं है, अभी वोटों के लिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर आ रहा है। और अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आज के तारीख में 7 साल से खासकर बहसों म्युनिसिपल इलेक्शन में हर गरीब को डबल बेडरूम घर देते बोल के बोले। ज्यादा से ज्यादा अगर सरकार ने हर गरीब को डबल बेडरूम दिए तो मुसलमानों के लिए फायदा होता। छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, गलियों में 1-1, 2-2 रूम में 4-4 परिवार लोग जीवन, उनके गरीबी के वजह से वो लोग जीवन गुजार रहे हैं। उन लोगों को ऑटो से, हर गली से ऑटो रिक्शा जो भी एमआईएम पार्टी वाले लगाकर दर इस्लाम में बुला के उनके साथ एमएलए को कुर्सी बेंच डालकर बिठा के हर परिवार को एक लेटर दिए, उनके एमएलए रिकमेंडेशन लेटर। म्युनिसिपल इलेक्शन होते ही, मैं 2016 का बात बोल रहा हूं, हर आदमी को उसको उनके एमएलए लेटर लिख के दिए, भाई ये म्युनिसिपल इलेक्शन में आपको टीआरएस को वोट दो, वो इलेक्शन होते ही 1 साल के अंदर आपको डबल बेडरूम घर मिलेगा, अभी हम लोग रिकमेंडेशन लेटर दे रहे बोल के। भीड़ पड़ा था दर इस्लाम में 2016 में। तो ऐसे लोगों को झूठे बातों से भटकाकर भारतीय जनता भटकाकर टीआरएस को जिताए एमआईएम पार्टी ने। मगर 5 साल हो गए, आज तक कुछ भी नहीं हुआ गरीब के लिए। जब बिहार में 5 सीटों को जीता बोलकर दरअसल में जलसा कर रहा था हमारे असद साहब ने, कारमुल सलाम बोल के
एक गरीब पुलिस हरासमेंट को 5 लोग खुदकुशी कर लिए। क्यों? एमआईएम जो करनूल में जो मुसलमान था उनके पूरे परिवार सुसाइड कर लिए। कम से कम एमआईएम पार्टी से कोई असद साहब जाना था, मगर उन्होंने नहीं गए। सदर साहब बहुत बिजी होगा मोदी साहब को और केसीआर साहब को मदद करने में। कम से कम उनके पार्टी से किसी ना किसी को वहां पर भिजवाना था। सलाम को क्यों? उनका पूरा परिवार सुसाइड कर लिए। 5 लोग सुसाइड कर लिए तो एसए और सीए को अरेस्ट किए तो 24 घंटे में उनको बेल मिले। ये कैसा हो सकता? पिक पैकेटर को, चेन स्नैचर को 3-3 महीने लग रहा है बेल मिलने के लिए। मगर एक परिवार में 5 लोगों खुदकुशी कर लिए ये पुलिस के वजह से, मगर उन लोगों को 24 घंटा में बेल मिल गए। इसका जवाब देने वाले कौन है? इसके सवाल उठाने वाले कौन है बोल के मैं एसएस साहब से पूछ रहा हूं। आप जब तेलंगाना में चुनाव आए तो 7 असेंबली में कंटेस्ट करते, जब महाराष्ट्र में चुनाव आए तो 70 असेंबली में आप कंटेस्ट करते, उत्तर प्रदेश में 150 कंटेस्ट करते, बिहार में जाके गठबंधन बना के आप 60-70 सीट कंटेस्ट करते। अब कंटेस्ट करने की वजह से, राजनीति लड़ने से, चुनाव लड़ने से किसको फायदा हो रहा? जो कांग्रेस महागठबंधन को जो मिलने का वोट आप तोड़कर इंडिया को कुछ फायदा होने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। इसका साजिश क्या है? इसका नतीजा क्या है? आज के तारीख में मैं यही की गुजारिश करता हूं असद साहब से, एमआईएम पार्टी से और खासकर मुसलमान भाइयों से, जहां पर वोट सिटी में जो कंटेस्ट हो रहा आपके बात अलग है, जो 50 इधर छोड़ दिए तो 100 अलग है। ये 100 में आपको किसको मदद देना चाह रहा है? मैं सीधा पॉइंट को आ रहा हूं। अब ये सेकुलर सिस्टम को बचाना चाह रहे हैं, नहीं तो कम्युनल वायलेंस से जो हैदराबाद में लोग 20 साल से सुकून से जी रहा है। जिस दिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के बाद हिंदू मुसलमान उनके बीच में आपस में कुछ भी ऐसा कोई ये तकलीफ नहीं रहना बोल के पीस कमेटी हम लोग ने डाला। पीस कमेटी डालकर जहां पर भी अगर हिंदू मुसलमानों के बीच में कुछ आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो पीस कमेटी बिठा के बात करके उसको समझाने के लिए हम लोग कुछ काम किए। 20 साल से हम लोग कोशिश कर तेलंगाना में जो पहले कर्फ्यू था उसको दूर कर दिए। पूरे अंतर्जातीय से लेकर मल्टीनेशनल कंपनीज हैदराबाद को ले आकर इन्वेस्टमेंट्स ले आए हैं। इसीलिए आज हैदराबाद में लाखों को नौजवानों को नौकरी मिल रहा है। रिक्शा चलाने वाले सुकून से जी रहा है, ऑटो चलाने वाले सुकून से जी रहा है, टैक्सी चलाने वाले सुकून से जी रहा है, सेंटरिंग काम करने वाले सुकून से जी रहा है। क्लास और फॉल सीलिंग हर चीज के जो अनपढ़ है उन लोगों के लिए हाथ का काम सीख लिए, ड्राइवर के काम सीख लिए, कुछ भी सीख गए तो महीने को 20-25 हजार कमाने के मौका लाखों गरीब बच्चों को, नौजवानों को नौकर मिलने का एक माहौल बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी मेहनत की वजह से कम से कम 400-500 बड़े बड़े आईटी कंपनीज है। फार्मा इंडस्ट्री में हजारों कंपनी यहाँ पर आगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो गए। चाइना से हैदराबाद कंपटीशन ले रहा है। इतना अच्छा शहर को कुली कुतुब शाही से लेकर निजाम नवाब और कांग्रेस पार्टी ने कोशिश किए तो आज के तारीख में केसीआर और अमित शाह जी ने फिर तोड़ने में लग गए। ये तोड़ने के लिए असद भाई पूरा माहौल को संभाल रहे। ये छोड़ दो, बीजेपी तो एमआईएम तो बीजेपी वया टीआरएस, ये नतीजा मुसलमान भाई समझना। ये नतीजा, ये तेलंगाना में जो भारतीय जनता पार्टी हमला कर रहा है वो जो एमआईएम और टीआरएस, जब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-4 दिन से
असद भाई का भाषण सुन रहा हूं, अरे कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया जी, कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा बोल के असद भाई ने हर जलसा में बोल रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गया बोल के आप जो बोल रहे हैं ना, 1 मिनट के लिए मैं आपको यकीन करता हूं, फिर किसको देना? भारतीय जनता पार्टी को वोट देना मुसलमान है। अगर टीआरएस को दिए तो ये जाके मोदी के गोद में बैठ रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर रखने का इल्जाम क्या है? अरे ये लोग मुसलमानों को बहुत चाहता है, ये लोग माइनॉरिटीज को अपीजमेंट में लगते रहता है, ये लोगों को मुसलमानों से माइनॉरिटी से जितना जोड़ के है, मेजॉरिटी लोगों से कांग्रेस पार्टी साथ नहीं चल रहा है बोलते भारतीय जनता पार्टी यही इल्जाम लगा रहे हैं ना हमारे ऊपर। ये इल्जाम किसका मतलब क्या है? तो हम सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए हर आदमी को हमारे साथ लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ये जो जीएचएमसी म्युनिसिपल इलेक्शंस में आप समझो 50 एमआईएम के हाथ में, 100 टीआरएस के हाथ में, 150 वही लोग हैं और 50 एक्स ऑफिशियो वोट के हाथ में। अभी सवालात करने वाले कौन है भाई अंदर? गरीब का आवाज बनकर बोलने वाले कौन है अंदर? फिर सब 100/100 आप ही था, क्यों डबल बेडरूम घर नहीं दिए? घर घर को नौकरी क्यों नहीं दिए? ये मिशन भगीरथ में हर घर को पानी क्यों नहीं दिए? करंट बिल कोरोना के टाइम पे 3 महीने का एक बार गिन के 500-600 भरने का 2000-3000 तक वसूल किए। नल का बिल, घर का टैक्स, रोड नहीं है, साइड रोड नहीं है। बारिश आए तो 50 साल 30 साल मेहनत करके कमाए सो पलंग कहाँ गए, टीवी गए, फ्रिज गए, ग्राइंडर गए, बच्चों का किताब गए, पहनने का कपड़े गए, सब कुछ चले गए। पूरा जिंदगी सर्वनाश होकर बाजार में खड़े रह गए। जो हम लोग लड़े हर घर को 50,000 देने के लिए, मैं लड़ा आम जनता के लिए, तब सरकार 10,000 देने के लिए ऐलान किया। चलो भाई 10,000 भी दिए, गरीब लोगों को कुछ फायदा बोले तो गरीब के नाम पर 10,000 लिखकर 6-7 हजार टीआरएस वालों ने खा लिए। क्यों असद भाई नहीं पूछ रहा? क्यों भारतीय जनता पार्टी जान नहीं चला रहे? दिल्ली में सरकार है जो करप्शन एलिगेशन जो केसीआर के खिलाफ जो बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी, किसने रोक रहा है आपको? क्यों ईडी इंक्वायरी, इनकम टैक्स इंक्वायरी, सेंट्रल विजिलेंस एनफोर्समेंट इंक्वायरी क्यों नहीं चल रहा है? क्या अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी और टीआरएस के दोनों के बीच में? हमेशा पावर परचेज में करप्शन, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में करप्शन, पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में करप्शन, हैदराबाद लैंड डीलिंग्स में करप्शन, ये सब कुछ आरोप भारतीय जनता पार्टी लीडर्स लगवा रहे हैं। और किशन रेड्डी साहब ने यह कह रहे हैं कि मेरा टेलीफोन टैपिंग हो रहा। अरे भाई समझो आप मंत्री जी है, आपके हाथ में आप दस्तखत किए तो आप जांच कर सकते हैं। आपका ही मंत्री गृह मंत्री रहकर आपका फोन टैपिंग हो गए तो फिर किसने बचाना है? पाकिस्तान से इमरान खान आने का आपके लिए आकर आपको बचाने के लिए किसको बुलवाना चाह रहे हैं? अमित शाह जी है ना, आप लेटर लिखो, खत लिखो, होम सेक्रेटरी एक खत लिखो, इमीडिएट 24 आवर्स इंक्वायरी चलेगा। ये जो भी करप्शन से ईडी, इनकम टैक्स, विजिलेंस, गृह मंत्री कर सकते, सीधा सीधा उन्हें आर्डर दे सकते। जब नेशनल डिजास्टर, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट कम्स अंडर यूनियन होम मिनिस्टर। जब बारिश आया था, पानी में डूब गए, बीइंग एन होम मिनिस्टर, यू आर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू टेक अप द नेसेसरी एक्शन। मिस्टर किशन रेड्डी, आप क्यों बात रहे हैं? वो फोन में बोल रहे हैं, अरे हम आए तो एमआरओ भी नहीं आ रहा, मेरा काबिलियत तो एमआरओ के बराबर नहीं है क्या? मैं याद दिलाना चाह रहा हूं किशन रेड्डी साहब, आप एमपी है, आप पार्लियामेंट, आप मिनिस्टर है, अगर आप आए बोले तो चीफ सेक्रेटरी, म्युनिसिपल कमिश्नर, सब लोग आपके पीछे आकर जो डिजास्टर मैनेजमेंट में उसमें शामिल होना।
अगर वो नहीं है तो आप स्पीकर को कंप्लेंट दिए तो 24 घंटे में उन लोग सस्पेंड हो जाते। अब कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा है? अगर बंडी संजय का दस्तखत कोई किसी ने फोर्जरी किए तो कहां जाना बंडी संजय? पुलिस स्टेशन को जाना, नहीं तो भाग्यलक्ष्मी मंदिर का नहीं जाना। बंडी संजय पुलिस स्टेशन में जाके फिरियाद क्यों नहीं दिए? अगर उनका दस्तखत कोई किसी ने फोर्जरी किया बोले तो, अगर स्टेट मिशन से आपको भरोसा नहीं है तो इमीडिएट यूनियन होम मिनिस्टर बीइंग एन एमपी, अगर किसी एमपी का सिग्नेचर कोई फोर्जरी किए तो यूनियन होम मिनिस्टर कंप्लेंट किए तो इमीडिएट सीबीआई इंक्वायरी कर सकते हैं। वो छोड़ के बार बार भाग्यलक्ष्मी मंदिर का क्यों जा रहा है? इसका मतलब हिंदू मुसलमानों के बीच में आपस में लड़ाई बना के ये म्युनिसिपल इलेक्शन में फायदा के लिए कोशिश कर रहा है। इसको रोकना बोले तो टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है। ये दो एक ही है, सिक्के के दो तरफ है, टीआरएस और बीजेपी। बीजेपी के लिए ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है टीआरएस, टीआरएस के लिए एमआईएम आउटसोर्सिंग एजेंसी है। दिस इज ट्रायंगल लव स्टोरी। असद साहब केसीआर को प्यार कर रहा है, केसीआर साहब मोदी साहब को प्यार कर रहा है, मोदी साहब असद साहब को इशारा कर रहा है। ये तीनों के ट्रायंगल लव स्टोरी है। ये पूरा हिंदुस्तान समझना है ना, तेलंगाना प्रदेश नहीं है। इसके वजह, इसके नतीजे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी। इसको समझाना, लोगों को बोलना, ये हैदराबाद इतिहास को बचाने का है। केसीआर साहब आने के बाद हर निजाम निशान को उन्हें तोड़ देने के लिए कोशिश कर रहा है। जो प्रगति भवन बनवाया, वहां पर निजाम के टाइम पे जो बंगले बनवाया वो तोड़ दिए। जो निजाम के टाइम में जो उस्मानिया हॉस्पिटल बनवाया उसको तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। जो सैफाबाद पैलेस सेक्रेटेरिएट में था, निजाम सरकार जहां से फाइनेंस डिपार्टमेंट चलाया उसको तोड़ दिए। कभी भी कोई राज दूसरे राज पर हमला कर अगर हासिल कर लिए तो पुराना राज का, पुराना शहनशाह का पूरा तोड़ दे के नया राज आया बोल के, नया शहनशाह है बोल के दिखाने के लिए पुराना जो भी है वो तोड़ देते। वो इतिहास है। केसीआर साहब ने चीफ मिनिस्टर नहीं समझ रहा है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को समझ रहा नहीं। उनके परिवार लड़के हिंदुस्तान से तेलंगाना हासिल कर लिए, इसका महाराजा वही समझ रहा है। महाराजा का बेटा युवराजा इसका वारिस है, विरासत में उनके बेटे को नौकरी देने के लिए कोशिश कर रहा। सलार साहब ने विरासत में हमारे असद साहब को कुर्सी दिए, वो कुर्सी का कीमत असद साहब समझ रहा नहीं। अगर आज सलार साहब ने अगर जिंदा रहा तो असद भाई को दर इस्लाम से धक्का मारकर बाहर भेजता था। केसीआर जैसा झूठे के साथ दोस्ती किए, वो झूठे जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े ना। अगर सलार साहब जिंदा रहा तो ऐसे हरकत नहीं होता था। हमको पूरा उम्मीद है सलार साहब रहा तो ये तेलंगाना प्रदेश में ऐसे काम नहीं होता था। मैं आज मेरा गुजारिश है असद भाई से, ये हिंदुस्तान को जोड़ने में आप सोचो। अगर आप कुछ भी राजनीति में फायदा के लिए एमआईएम पार्टी को आप दूसरे प्रदेशों में कुछ सीटों के लिए आप कोशिश किए तो इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया एंड भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए सलार साहब ने उनको लंदन भिजवा कर बैरिस्टर पढ़वाया। साहब को सब कुछ मालूम है, सलार साहब को, सलार साहब के बेटे को। विरासत में आपको जो कुर्सी मिला, दरइस्लाम मिला, इसको बचाओ, उसको कदर करो। दरइस्लाम का मतलब समझो, आपके वजन कितना है ये तेलंगाना प्रदेश का आप समझो। आप जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार समझकर सलार साहब ने आपको विरासत में वो दिए।
गैर जिम्मेदार से अगर काम किए ना, ये तेलंगाना को बहुत कुछ डैमेज होगा। इसीलिए तेलंगाना प्रदेश जनता से मेरा एक ही गुजारिश है, भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। और मेरा मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है मेरा, टीआरएस पार्टी को हरा दो, क्योंकि आपके वोटों से टीआरएस पार्टी जीत रहे। आप असद भाई के कहने की वजह से आप टीआरएस को वोट मत दो। असद भाई के ऊपर प्यार रहा तो घर पर बुला के बिरयानी खिलाओ, कुर्बानी खिलाओ, शेरवानी सिलाओ हमारे असद साहब को, मगर वोट मत दो। और उनके कहने की वजह से आप लोग टीआरएस को वोट दिए तो कल के दिन आने वाले जो नौबत है वो किसी ने नहीं रोक सकता। आने वाले तूफान में हम लोग सब मर जाएगा। एक ना एक दिन बीजेपी वाले हिंदुस्तान में या हैदराबाद में हिंदू मुसलमानों के आपस में लड़ाई करके अपने खून से मूसी में अपना खून बहने के लिए कोशिश कर रहा है। ये रोकना बोले तो काले मुसलमान भाइयों के हाथ में है। ये साजिश समझकर हैदराबाद बचाने के काम मुसलमान भाइयों ने उठाना है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों। थैंक यू। वोट मिले, 19 सीटें मिले, 19 से 12 हमारे दुश्मन खा लिए। इसके वजह कांग्रेस कमजोर दिख रहा। अभी लोगों को ऐसा ये हो गया, महसूस हो गया, बार बार टीआरएस वाले ये कह रहे हैं कि अरे भाई आप कांग्रेस को वोट दिए तो उनको हम खरीदते। क्या फायदा उनको वोट देने से? अगर आप सीधा सीधा टीआरएस को वोट दो, अगर आप कांग्रेस को वोट दिए तो कांग्रेस वाले को हम खरीद लेते, फिर बाद में आपका काम देख लेते बोल के डरा रहे। इसके वजह से ऐसा हो रहा। कांग्रेस पार्टी ये अप एंड डाउन वोट देके सत्ता में कुर्सी में बैठना, कुर्सी से उतरना। 94 में आपको पता होगा 294 एमएलए से 26 एमएलए मिला जब पीजीआर साहब ने सीएलपी लीडर था। फिर वो लड़के पूरे कंबाइंड आंध्र प्रदेश लोगों को समझा के 2004 में 250 सीट मिले। मतलब आज कुछ तकलीफ है, मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा, मगर हमारे पार्टी नेता और पार्टी पूरा इसके एरिया में जो हो रहा है उसको समझ गए। अभी कैसे भी लीडरशिप भी बदलने के लिए अभी हाईकमांड सोच रहा है। आने वाले दिनों में एक अच्छा डिसीजन होगा। हम लोग तेलंगाना जनता को एक भरोसा दिलाकर फिर जो तेलंगाना डीएसओ कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको संभालना, हम लोग सही सलामत तेलंगाना में हुकूमत चलाएगा। कल से तेलंगाना प्रदेश में हो रहा, हम लोग खाली मजलिस को दोषी बना के नहीं बोल रहे। तेलंगाना में एक एक जगह में एक एक माहौल है। वो माहौल के हिसाब से हमने ये कहा, टीआरएस पार्टी ने जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है उन लोगों को खरीदना शुरू किए। मैं आपको आई एम फेल टू इम्प्रेस यू विथ माई व्यूज। सो मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो तेलंगाना प्रदेश में तेलंगाना आने के बाद जो माहौल बने उनके कारण केसीआर है। केसीआर को दोस्त असद साहब है। अगर दोस्त गलती किए तो सही रास्ते में उनको ले आने का दोस्त का काम है, मगर वो रास्ता में जाने वाले को बार बार आप जो मदद दे रहे हैं उनको रास्ता दिखा रहे, ये गलत है। या ऐसे गलत काम नहीं करना बोल के मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। दूसरा, हमारा पार्टी में जो चुनकर आए उन लोग वीक माइंड और ओवर एम्बिशियस, ये दोनों के कारण से या पदवी ले या मंत्री या कुर्सी के लिए कोई थोड़े लोग बिक रहे या पैसों के लिए लालच में थोड़े लोग जा रहे हैं। ये कुछ दिन रहेगा। हमेशा जब
राज्यों से लेकर डेमोक्रेसी तक ये ऐसा उधर इधर करने वाले, बिकने वाले, खरीदने वाले, ये हमेशा रहेगा, मगर दिस इज ओनली टेम्पररी फिनोमिना। क्या लीडरशिप बदलने की जरूरत है तेलंगाना में? इसको बदलना जरूरी है। ये कांग्रेस से भी आवाज उठ रही है। और लीडर कौन होना चाहिए? गोविंद जो खुद होना चाहिए या कोई और? ये सवाल मानिक ठाकुर जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है उनसे पूछे तो सही जवाब आपको मिलेगा। जब मेरे से नीचे जो होगा इसका जवाब मैं दूंगा, जो मेरे से ऊपर होगा उसके लिए मानिक ठाकुर जी है। मानिक ठाकुर आपको सही जवाब देगा। मैं जो भी बोलेगा आप फिर सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मैं जो समझो वो जवाब नहीं मिला बोल के फिर दोबारा आप पूछेगा। कैसे भी उत्तम अन्ना जी का 2015 में उनको अपॉइंट किए कांग्रेस पार्टी में, कभी सदर बने तो 3 साल के लिए बनते। 2018 में उनका खत्म हो गए। 2018 फरवरी में फिर रीअपॉइंट किए। 2021 में 21 फरवरी को उनका टर्म खत्म होने वाले। आने वाले 1-2 महीना में आप जो चाह रहा है वो हो सकता है बोल के मैं समझ रहा हूँ। मैं फतेहनगर अल्लाहपुर जो कुकटपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हमेशा हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही फरियाद है, साहब हम लोगों को हमेशा ओल्ड सिटी में सीटें देते। ओल्ड सिटी में एमआईएम पार्टी को हमारे मुसलमान वोट दे रहे, अब नया सिटी में क्यों नहीं देते? नया सिटी में दिए तो हम लोग जीत सकते बोल के। तो इसीलिए मैं सोचकर इस बार कुकटपल्ली असेंबली में 10 सीट रहा तो 2 मुसलमानों को दिए मैं, फतेहनगर और अल्लाहपुर में कौसर बेगम को अल्लाहपुर में दिया, फतेहनगर में मैं अहमद को दिए। तो वहां पर जब मैं प्रचार के लिए गया था तब ये मुसलमानों के मोहल्ला में मैं गया। मैं जाकर उनसे ये कहा, देख भाई यहाँ पर एमआईएम पार्टी नहीं है, अगर आप लोग ये मुसलमान बच्चों को, ये मेरे बहन को अगर आप वोट नहीं दिए, दोबारा कोई पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि मुसलमानों को वोट दिए तो खुद मुसलमान वोट नहीं डाले तो अभी जीतेंगे कैसे? हमारे पार्टी में चर्चा हो रहा है, अरे क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जो एरिया में हिंदूज को देना था क्यों मुसलमानों को दे रहे हैं आप? वो कैसे भी मुसलमान नहीं देते ना, हिंदू भी नहीं डालते। अब डिपॉजिट भी मिलने वाले नहीं है बोल के हमारा आपस में कुछ चर्चा चला। तो मैं बोला नहीं भाई, ये हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना, ये जो सेक्युलर फैब्रिक को समझाने के लिए कोशिश कर रहा है। जो ओल्ड सिटी में जहां पर एमआईएम है आप लोग एक लाइन ले सकते हैं, जहां पर एमआईएम नहीं है, एमआईएम कहने की वजह से आप टीआरएस को वोट डाल रहा है। ये वोट इनडायरेक्टली इट इज गोइंग टू बेनिफिट मोदी। इसीलिए मुसलमानों से मैं गुजारिश किया, कांग्रेस पार्टी को इस बार जिताओ। ये चुनाव में ये मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं है या प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं है, ये जो जीएचएमसी में आम जनता के लिए खासकर मुसलमानों का गरीबी और डबल बेडरूम घर के और जो युवता है उन लोगों नौकरी के लिए आवाज उठाना बोले तो इन लोगों को जिताने के लिए मैं ऐलान किया। मगर कुछ मीडिया ने ये कहा, मैं हमेशा मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर वो प्यार किए नहीं किए मेरे को पहचानते नहीं पहचानते, होशियार समझता देर होशियार समझता मेरा असद भाई, मेरे को कुछ भी समझने दो। मैं ये नहीं कहता हूँ उनको एक इम्प्रेशन होगा, मेरा इम्प्रेशन को नहीं बदल सकते। मैं उनको दोस्त मान रहा हूँ, वो नहीं माने तो मेरा गलत नहीं है ना। मैं आज भी बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे गाली भी दिया, देर होशियार भी बोले, मगर मैं उनको दोस्त समझ रहा हूँ। दोस्त बोले तो कुछ नहीं समझना बोल के मैं समझ रहा हूँ। मेरा गुजारिश एक ही है असद भाई से, आपको सलार साहब ने विरासत में दारुसलाम दिए, एमआईएम पार्टी दिए, अब मनमानी से पार्टी को नहीं चला सकते। जो माइनॉरिटीज के लिए जो पार्टी काम करना है, माइनॉरिटीज भला के लिए उन्हें डिसीजन लेना है। आप जहां पर एमआईएम का हक होगा, जहां पर उन्हें इलेक्शन में राजनीति में अगर लड़ रहा है वोट मांगना, जहां पर उन्हें नहीं है
इन लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकता उन्हें ये पार्टी को डालो वो पार्टी को डालो। ये मुसलमानों का हक है जिसको वोट देना जिसको नहीं देना। मगर असद भाई क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर? नहीं 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 नहीं, आप इधर ही जाओ, यहां गए तो ठीक होगा, मगर वहां गए तो वो ले जाके यहां पर दिखता कार, दिल्ली जाने के बाद कमल बन जा रहा है। अब 14 MP सीट जिता है तो 14 MP बार बार मोदी को मदद दिए। असद साहब पार्लियामेंट में ही है ना, उनके आंखों के सामने हो रहा हो, हाथ उठा रहे TRS वाले मोदी के साथ, ये सामने मोदी के साथ है बोल के, वो हाथ आई नहीं दिख रहा, कल कांग्रेस का हाथ दिख रहा असद साहब को। इसीलिए मेरा अच्छा भी दोस्त हो मगर गलत रास्ता में जब जाता है, दोस्त को समझाने का काम मेरा है। कहावत है, अच्छा दोस्त को 10 दे के साथ लेना, बुरा दोस्त को 10 दे के छोड़ देना। तो इसीलिए असद साहब को मैं अच्छा दोस्त समझ रहा हूं बोल के इसीलिए मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं। उनका दोस्त अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, गलत दोस्तों से गए तो आपको भी गलत समझते, छोड़ दो ऐसे ऐसे जोड़े बोल के मैं असद साहब को गुजारिश की है। इसीलिए मैं मेरे कहने का मेरे को पर्सनली कुछ मिलने का नहीं है। पर्सनली मैं माइनॉरिटी कॉलेज में जाकर ये मेडिकल सीट या इंजीनियरिंग सीट पूछने वाले नहीं है, नहीं तो जो दरसलाम में बैंक है लोन भी पूछने वाले नहीं है। मैं डेक्कन हॉस्पिटल में कुछ हिस्सा मांगने वाले भी नहीं है। और हिंदुस्तान यहाँ पर जो सेक्युलर फैब्रिक है इसको बचाने का काम असद भाई के ऊपर कितना वजन है, मेरा ऊपर भी उतना ही वजन है। ये वजन संभालना, लोग भरोसे करके हम लोगों को ये वजन दिए। सलार साहब रहा तो ऐसा नहीं होता था। मैं यकीन से कह रहा हूं, अगर सलार साहब जिंदा रहा तो असद साहब ने अगर नींद में भी TRS के साथ जाने के लिए अगर सोचे तो भी सलार साहब ने इसको रोकता था। मगर आज की तारीख में उसको बोलने वाले कोई भी नहीं है, वही बड़ा बन गए, सब लोग छोटा हो गए। मैं हाइट की नहीं बात कर रहा हूं, पोजीशन की बात कर रहा हूं। कैसे भी असद साहब मालूम है ना आपको, हाँ, तो मैं वो हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, चेयर के हिसाब से बोल रहा हूँ। वो सदर साहब है, सबको संभालना। अल्लाह को हिंदुस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बनवाए। जब बीजेपी आने के बाद अदानी अंबानी आ गए, ये हर आदमी का अलग अलग ढंग रहता, अलग अलग सोच रहता। हम लोग मीडिया को न्यूट्रल रहना बोल के सोचे। पॉलिटिकल पार्टी ओन्ड मीडिया थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि जो अपने सामने वाले पार्टी में जो भी लीडर होगा उसको मिलान कर देना, अपन कितना भी गलतियां करो उसको छुपाने के काम में रहेगा। इसीलिए कभी कांग्रेस पार्टी ने मीडिया रखने के लिए नहीं सोचे, मीडिया के ऊपर कंट्रोल करने के लिए नहीं सोचे। हम लोग जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया मीडिया के लिए, मतलब जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होगा ट्रांसपेरेंट रहने के लिए हम लोग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ला लिए। मगर ऐसे नया नया कुछ ऐसी आते रहता है। जब क्या बोलते दो चार बीच में यह है ना, व्हाट इज दैट फ्लूस इन रोगा स्वाइन फ्लू, उसके बाद और कुछ है ना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, ऐसे है ना। ऐसे कब कब बीच बीच में आते रहता है, उसका दवा मिलते रहता है। मीडिया में भी ऐसी कुछ आगे उसको दवा मिलने वाले हैं। देश में कैप्चर है मीडिया बीजेपी की तरफ, आपके पास कुछ इनिशियल भी नहीं है, आप कैसे करने के लिए? भैया मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पुअर है, इंडिविजुअल से रिच है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग है, पार्टी का इंटरेस्ट अलग है। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कह रहा है कि पूरे पार्टी भी रिच हो गया, तो रिच पीपल को साथ में ले आकर कुछ चला रहे। एक नया जमाना आ गया, उसको ये नया जमाने में कैसे करना, कैसे आगे जाना भी सोचना है। बराबर आप जो याद दिलाए मेरे को, हमारे इंटरनल पार्टी प्लेटफॉर्म में मैं डिस्कशन
लेकर और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा पार्टी के ओर से हम लोग आगे चलने वाले हैं। भाई और लोग रहेंगे ना शामिल सर, आप डिटेल में बता रहे थे कि ये आना जाना वर्कर का लीडर का ये हर पार्टी में चलता है, इलेक्शन के टाइम पे भी चलता है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है आपका ऑर्गेनाइजेशन से काम इंटरनल। तो एक तो आपका नेशनल लीडरशिप थोड़ा वीक है, उसका असर स्टेट में पड़ता है। स्टेट में अगर स्टेट लीडरशिप वीक है तो उसका वार्ड लेवल पे पड़ता है, सिटी पे पड़ता है, आपको मालूम करा। तो तेलंगाना के लिए पैन तेलंगाना लीडरशिप क्या है? अगर वो लीडरशिप है तो आए, यूथ को आप कैसा जोड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप कैसा मजबूत करेंगे बूथ लेवल पे, और स्पेशली ये चूंकि लोकल बॉडी जीएचएमसी का इलेक्शन हो रहा था, तो बात जीएचएमसी रिलेटेड जो कोर इशूज है उसके ऊपर आपका विजन क्या है? अगर आप जीएचएमसी में आते, सपोज तेलंगाना में आते, तो स्पेशली ओल्ड सिटी के लिए आपका क्या विजन है? जो ड्रेनेज है, सीवरेज का प्रॉब्लम है, पार्किंग प्रॉब्लम है, उसको आप कैसा टैकल करेंगे, कैसा डील करेंगे, क्या प्लानिंग है? तो उस पर कुछ रोशनी डालें। पहला सवाल जो उठाया आप वो गलत फहमी है। नेशनल लेवल लीडरशिप वीक कमजोर नहीं हुआ है। जब कुर्सी में नहीं बैठे तो आपको कमजोर दिखेगा। 2004 में कौन था? एनडीए सरकार को हरा देकर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनवाया श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। कभी भी हिंदुस्तान जो राजनीति में कुर्सी में बैठे तो बहुत ताकत वाले दिखता, कुर्सी से उतर जाने के बाद बहुत कमजोर दिखते। तो कांग्रेस पार्टी जब जब आपको कमजोर दिखे फिर हवा में उठ के कुर्सी में बैठे। 2004 में वाजपेयी जी शाइनिंग इंडिया बोल के स्लोगन लेकर आए, तब कांग्रेस पार्टी में कम से कम दूर से दूर भी कोई लीडर नहीं दिखा, मगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनकर कुर्सी में बिठाया। तो मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनवाया। 10 साल कितना अच्छा राज चला है। इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कितना ग्रोथ हुआ आप लोगों को पता है। 14 के बाद एक 10 साल उनको मौका मिले, ये 10 साल का फिनोमिना है। ट्रंप ही जब तक कुर्सी में बैठा पूरे वर्ल्ड को बहुत क्या बोलते बहुत ताकत वाले, परसों हारते हुए पागल जैसा दिख रहा है अपने को। तो कल के दिन जैसा ट्रंप हार गए वो हिसाब मोदी को लगेगा, केसीआर को लगेगा। ये तीनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। मतलब झूठ को ये गोबल्स के कजिन से झूठ बोलने में माहिर है।